Good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. आप सभी कैसे हो? होप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में मस्त होंगे। ठीक है, हमने मैनेजमेंट शुरू किया हुआ है। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है, राइट। नेक्स्ट, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे मैनेजमेंट अ मल्टी फैक्टेड कंसेप्ट, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसकी वो मल्टी फेस कैसे है, क्या क्या डायमेंशंस हैं उसके, अब हम ये टॉपिक करेंगे। ठीक है, देखिए जो मैनेजमेंट है उसके मेन कितने डायमेंशंस हैं? 3 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले क्या आता है? मैनेजिंग द वर्क। जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को में क्या कर देते हैं, उनको इंटरप्रेट कर देते हैं जो हमें अचीव करने हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो स्पेसिफाई भी करता है गाइडलाइंस को कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, उन गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट। ठीक है, फर्स्ट क्या था? मैनेजिंग द वर्क। सेकंड वन इज आ जाता है मैनेजिंग द पीपल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पीपल्स वर्क करते हैं। ठीक है, वहाँ पे इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। ओके, तो जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है? उन सभी को मैनेजिंग करता है जिनके साथ जो है डील्स की जाती है, चाहे वो एम्प्लॉय के रूप में है, चाहे वो एक एज अ ग्रुप है, एक इंडिविजुअल के रूप में है, चाहे वो एक ग्रुप के रूप में है। इसमें क्या करना होता है? उन सभी की स्ट्रेंथ्स को जानना, और जितनी स्ट्रेंथ उनके अंदर हैं उनको हम यूटिलाइज कर पाते हैं, और जो उनकी वीकनेसेस हैं यानी कि जो उनके अंदर कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, देखिए ग्रुप की जो इंडिविजुअल और ग्रुप की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको यूटिलाइज करना और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? मैनेजिंग द ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है? द प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर द इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। एक प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, जहाँ पे हम क्या करते हैं? इनपुट डालते हैं और हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक है, यानी कि इनपुट डालेंगे तो एक प्रोडक्ट या सर्विस हमें मिलेगी। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर द इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूअस मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ। इसमें ऑपरेशंस को इस तरीके से ऑपरेट करना कि हमें सभी के सभी रिसोर्सेज का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। ठीक है, ठीक है, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हम क्या कर सकें? उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो कौन कौन से डायमेंशंस हो गए? देखिए हमारे पास मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस हो गए। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इन सभी को क्या करना? मैनेज करना। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, हम किस लिए मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठनात्मक और आर्थिक जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। देखिए आर्थिक पैसे से रिलेटेड हो गए तो हम इसका मतलब क्या है, इनमें उन सभी एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, अब देखिए द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व्ड। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है? देखिए बिजनेस के पास जब इतना रिवेन्यू होगा कि उसकी सारी कॉस्ट कवर हो जाए तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉफिट। प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि अगर उस, ठीक है, सच दैट द रिस्क एंड कॉस्ट आर कवर्ड, कि अगर कोई एकदम से रिस्क भी हो और कॉस्ट ज़्यादा हो तो वो कवर हो जाए। ग्रोथ, ग्रोथ
का मतलब होता है कि एक बिज़नेस को हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक रन करना चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, ग्रोथ पर। और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कैसे होगी, जब सेल्स कंटिन्यू चलेगी, प्रोडक्शन चलेगा और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी हमारे इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, ये थे आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया, सर्वाइव का और प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्लियर। इसके बाद देखिए क्या आता है हमारे पास, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गई, सोशल मीन्स समाज, जो आप जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसके आसपास का सारा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सोशल ऑब्लिगेशन सच एज एडोप्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वही फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड होने चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉजेज़, जैसे कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हो गया, एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ये सभी किस में आ जाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि एक इंडिविजुअल से रिलेट है। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल को जो है वो क्या करना, फाइनेंशियल के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी देना। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इम्पोर्टेंस सेम, कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की हमारे लाइफ में। अब आप भी देखिए, जब आप डेली रूटीन देखते हो तो मैनेजमेंट करके चलते हो तो आप क्या कर पाते हो, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो ईजिली। जब पूरी प्लानिंग, पूरा प्लान तैयार करके मैनेज करते हो तो क्या होता है, एफिशिएंसी भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, चलिए हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, अब देखिए जो एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है, उसे क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्टेड, यानी कि वो अपने गोल्स की तरफ डायरेक्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, टुवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, अब देखिए इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कि हमारा काम करने का मेथड या काम करने का तरीका इतना अच्छा होगा जिससे कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो वही होगा, इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी इम्प्लाइज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, किस वे में, जिससे हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, हम उनका क्या करें, मैक्सिमम यूज़ कर सकें, प्रॉपर यूज़ कर सकें, और प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारी कॉस्ट है वो क्या है, कम आ सके। ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई एफिशिएंसी। ठीक है, आगे देखिए, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को बदलते हुए एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने के लिए। ठीक है, वो हेल्प करता है उसकी। जैसे अब देखिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, आपकी कॉम्पिटिटर्स हो गए, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, इन सब पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। उनमें जैसे जैसे चेंज होता रहता है तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन के उनके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने मैनेजमेंट को, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके। ये किसकी हेल्प से होता है, मैनेजमेंट की हेल्प से। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है कि सोसाइटी को भी डेवलप कर सके, लेकिन कैसे, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देकर और रीज़नेबल प्राइस पर प्रोडक्ट्स देकर। देखिए, प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस, वही कि अच्छे रीज़नेबल प्राइस पर अच्छे प्रोडक्ट्स देकर और ऑनेस्ट सेलिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, देखिए हमने किया है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, देखिए
फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कैसे करेंगे, अपने गोल्स को अचीव कैसे करते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड क्रिएट डायनामिज्म, ठीक है, ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो एक मैनेजमेंट है, कोई कहता है वो साइंस है, कोई कहता है आर्ट है, कुछ कहते हैं वो प्रोफेशन है, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि वो साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है और प्रोफेशन कैसे है, ठीक है। अब देखिए, जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज़ साइंस की भी हैं, कुछ क्वालिटीज़ आर्ट्स की भी हैं, कुछ क्वालिटीज़ प्रोफेशन की भी हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। साइंस, जो साइंस के फीचर्स हैं, साइंस कैसे है, क्या है साइंस के फीचर्स, वो ही मैनेजमेंट में है कुछ फीचर्स। अब वो फीचर्स हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं जो साइंस के मैनेजमेंट में हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, मैनेजमेंट की भी क्या होती हैं, अपनी कुछ थ्योरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो, ठीक है, डेवलप्ड होते रहते हैं ईयर टू ईयर, मतलब कि पहले भी डेवलप हुए हैं, आगे भी चल रही हैं कुछ। एंड एडिशंस, इट हैज़ इट्स ऑन वोकेबलरी, राइट। मैनेजमेंट की भी वोकेबलरी है ना अपनी कुछ, ठीक है। अब देखिए, जैसे प्रिंसिपल्स हो गई, थ्योरीज हो गई, जैसे आपके पास मोटिवेशन हो गई, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो गए। मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स है, किस किस के फेमस है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो थ्योरीज हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे, ठीक है। कैसे हैं वो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर बेस्ड इन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे बनते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशंस करके, उनके बेस पर फिर प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। ऐसे ही साइंस में होते हैं, जो साइंस के रूल्स और प्रिंसिपल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, बार बार आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्व करते हो किसी चीज़ को, तब जाके एक प्रिंसिपल बनता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है, ठीक है। एज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, नो एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल और थ्योरीज होते हैं वो एक ही फील्ड में ना यूज़ होकर हर जगह यूज़ होते हैं। तो मीन्स वो उसका यूज़ कैसा हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वैलिड यूनिवर्सली, क्या है, यूनिवर्सल है। दे कैन बी यूज टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड मैनेजरल स्किल टू बडिंग मैनेजर्स, सॉरी, ठीक है। बेसिक नॉलेज और मैनेजरल स्किल्स को है जो यूज़ किया जाता है, हर जगह यूज़ किया जाता है। अब देखिए, यूनिवर्सल, चाहे वो आपका लोअर लेवल है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडल लेवल है, हर लेवल पे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये क्या हुआ आपके पास, साइंस की फीचर्स हो गई जो मैनेजमेंट में है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, कैसे है, सबसे फर्स्ट एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ठीक है। जो मैनेजमेंट है उसका भी एक लिटरेचर है जो थ्योरेटिकल नॉलेज और लर्निंग, जैसे कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, ठीक है, मैंने अभी बताया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ऐसे ही फ्रेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो टेलर थे उनकी साइंटिफिक थ्योरी और फ्योल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक मैनेजमेंट में, जिसे हम कहते हैं एक हिस्ट्री मैनेजमेंट का एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, ठीक है। सेकंड आ जाता है डायनामिक एप्लीकेशंस, मैनेजर्स मोल्ड द थ्योरीज, उसमें और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर सिचुएशन एंड नीड ऑफ द आर। डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल,
यानी कि जो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, उनमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, मैनेजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन टू अप्लाई द थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज़ को अप्लाई करने के लिए क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, जैसे एक आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, एक फॉर्म में क्या होता है वो परफेक्ट होता है, ऐसे ही डिफरेंट मैनेजर डिफरेंस विद देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी। हर मैनेजर के पास अलग अलग स्किल्स होती हैं, हर मैनेजर अलग अलग स्किल्स में क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन डिफर फ्रॉम द दोज ऑफ मिस्टर रॉबर्ट डॉनरी जूनियर। सिमिलर द मैनेजरल स्किल ऑफ टू मैनेजर्स डिफर इन सम वे। दोनों की क्या है स्किल्स, एक्टिंग स्किल्स अलग अलग हैं। स्किल्स तो दोनों के पास है ना, लेकिन दोनों की स्किल्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में क्या आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोफेशन के बारे में। ये आप +1 में कर चुके हो। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक क्या प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें आपके पास एक स्पेसिफिक फील्ड में जो है मास्टरी होती है, स्पेसिफिक फील्ड की ट्रेनिंग होती है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास एक स्पेसिफाइड फील्ड की क्या हो गई, स्किल्स हो गई, ट्रेनिंग्स हो गई। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट है एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज। नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अटेन बाय स्टडिंग इन वेरियस मैनेजमेंट कॉलेजेस। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स एंड बाय रीडिंग मैनेजमेंट बुक्स। वही एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो आपको कहीं ना कहीं से गेन करनी पड़ती है, जैसे कि मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, या फिर मैनेजमेंट बुक्स को रीड करके। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडम टू बी अ मैनेजर। इसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और डिग्री, ठीक है, की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक मैनेजर बनने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना होता है, उस से रिलेटेड सिस्टमेटिक और एक स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, मैनेजर्स जो होते हैं वो भी एफिलेटेड होने चाहिए प्रोफेशनल एसोसिएशन से, जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हो गया, जो विच रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ देयर मेंबर्स। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजर्स के पास एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू अबाइड बाय द कोड। ठीक है, देखिए प्रोफेशन में क्या क्या क्वालिटीज़ हो गई। ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलेटेड होना चाहिए, फ्रीडम टू बी अ मैनेजर, राइट। ठीक है, अब मैनेजमेंट का हमने क्या किया कि एज अ साइंस, एज अ आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए जो मैनेजमेंट है उसमें हमारे पास कितने लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट में हमारे पास जो होते हैं 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, टॉप लेवल, ठीक है, मिडल लेवल, और नीचे आता है लोअर लेवल। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखिए इनको आप लेवल ऑफ हिरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, देखिए सबसे पहले हमारे पास आया टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या होता है, जो बिल्कुल ऊपर सबसे सुपीरियर लेवल होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या काम होते हैं वहाँ पर, देखिए वहाँ क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉमन गोल। जो गोल्स हैं उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो डिसाइड होता है। ठीक है, वर्क किया जाता है सर्वाइवल से रिलेटेड। ठीक है, ड्राफ्ट वेरियस प्लान एंड पॉलिसीज। जो सभी एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्लान्स, जितने भी पॉलिसीज़ होती है वो कौन से लेवल पे बनाई जाती है, टॉप लेवल पर। ठीक है, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। सभी एक्टिविटीज़ की घुमा फिरा के जितनी एक्टिविटीज़ होनी है
उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल पे। अब टॉप लेवल में कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, जैसे आपके पास हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, ये सब किस लेवल पे आते हैं, टॉप लेवल पे। ओके, इसके बाद आता है मिडल लेवल। अब देखिए टॉप लेवल हो चुका, टॉप लेवल के बाद जो मिडल लेवल आता है उसमें क्या आता है, मिडल लेवल में आपके आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे एचआरएम डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अलग अलग, जैसे किसी का प्रोडक्ट बनाने का है, उसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो बन जाते हैं वो सब किस में आते हैं, मिडल में, ठीक है। अब जो ये क्या करता है, ये लिंक होता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में, ठीक है। ये टॉप लेवल और जो लोअर लेवल आपके पास है, जिसको हम ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं, उसके बीच में क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। लोअर लेवल के बीच में, इन दोनों के बीच में ये एक लिंक का काम करता है, ठीक है। ये इंटरप्रेट और इम्प्लीमेंट करता है उन पॉलिसीज़ और प्लान्स को जो टॉप लेवल के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद वर्कर्स को क्या करता है, ड्यूटी असाइन करता है। अब देखिए, अब कई बार आता है कि वर्कर्स को ड्यूटी असाइन करने का जो वर्क है वो कौन से लेवल पे होता है, कुछ सोचते हैं टॉप लेवल पे, नहीं, टॉप लेवल सिर्फ क्या करता है, प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्कर्स से डायरेक्ट लिंक होता है वो किसका होता है, मिडल लेवल का होता है। यानी कि वर्कर से रिलेटेड जो भी होगा, वर्कर को काम देना, वर्कर्स का काम देखना, वो सब काम कौन करेगा, मिडल मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए डिपार्टमेंटल्स हेड आ गए और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है लोअर लेवल भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास इसे हम और क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशंस यानी कि काम करना, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये लिंक होता है मिडल एंड वर्क फोर्स के बीच में। वर्क फोर्स यानी कि जो आगे वर्कर्स होंगे उन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है वर्कर्स के टास्क को, इसके नीचे वर्कर्स आते हैं, ठीक है, राइट। और इंश्योर दैट द टास्क आर कैरिड आउट एज पर प्लान, और जो भी काम वर्कर्स कर रहे हैं, क्या वो काम जो आपको प्लान्स और पॉलिसीज़ बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब काम कौन देखता है, ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। इसमें जैसे सुपरवाइज़र आ गए, फोरमैन हो गए, और इन सभी के नीचे क्या आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको किसी भी लेवल का वर्क दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से लेवल पे होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ठीक है, ये सब गिवन हो जाएगा। क्लियर, देखिए ऑपरेशनल लेवल सबसे लोअर लेवल हो गया, देन मिडल लेवल, देन आपके पास टॉप लेवल। क्लियर, इसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। सिंपल, प्लानिंग करना, मैनेजमेंट में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ठीक है। अब देखिए इनको हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग का मतलब है कि प्लान करना। अब देखिए जैसे आपको पिकनिक पे जाना है, फ्रेंड्स को, 5 फ्रेंड्स को मिलके पिकनिक पर जाना है, तो आप क्या डायरेक्ट पिकनिक पे चले जाओगे ऐसे ही बिना सजेस्ट करे कि कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए, कैसे जाएंगे, बाय कार, बाय वोल्वो, बाय ट्रेन, कैसे आपको जाना है, नहीं ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्लानिंग में हम क्या क्या करेंगे कि क्या हमें करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब, ठीक है। यानी कि एक गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हम प्लानिंग में करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो हमने प्लान किया, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब, फिर हम टास्क आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, और ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है।
फिर उसके बाद जो टास्क हैं उनको फिर हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। फिर हर काम के लिए क्या करना है, राइट काइंड ऑफ पीपल एज पर द जॉब प्रोफाइल। जैसे कि पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है, जिसे खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन आप वो काम किसी दूसरे पर्सन को दे दो जिसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, क्या यह ठीक होगा? नहीं। तो स्टाफिंग का मतलब है कि जो पर्सन जिस काम के लिए बहुत अच्छा है उसे वही काम देना, यानी कि राइट काइंड ऑफ पीपल एज पर द जॉब प्रोफाइल, ठीक है। द फंक्शन इंक्लूड्स हायरिंग न्यू पीपल्स को हायर भी करना है, ट्रेनिंग और डेवलप भी करना है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या, डायरेक्शंस देना, वही गाइडिंग और मोटिवेट करना पर्सोनल को, यानी कि जो आपके पास ह्यूमन हैं उनको क्या करना, गाइड करना, ठीक है, उनको मोटिवेट करना ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, पता लग रहा है, कंट्रोल करना, यानी कि जो आपने काम किया है और जो आपने स्टैंडर्ड मेज़र किए थे उन दोनों को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड आपने मेज़र यूनिट सेट की थी, जैसे स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया और जो एक्चुअल है, उन दोनों को क्या करना, कंपेयर करना, ठीक है। यानी कि ये देखना कि जितना स्टैंडर्ड आपने सेट किया है एक्चुअल में भी उतना काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर उसके बाद ये पता लगाना कि जो ये डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आया है, क्या कमी रह गई है, ठीक है। यानी कि जो भी इन दोनों के बीच में कंपेयर करने के बाद जो भी आपके पास डिफरेंस होगा उस डिफरेंस यानी कि डेविएशंस का पता लगाना और उनको रेक्टिफाई करना कि ये किस वजह से हुए हैं और आगे के लिए ये काम दोबारा ना हो, क्लियर। ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, कई बार क्या आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन भी एज अ फंक्शन दिया होता है, लेकिन ये सब कि आप कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शन नहीं है, वो क्या है, एक एसेंस, यानी कि उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे बॉडी में ब्लड काम करता है ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में आपका कोऑर्डिनेशन काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स आर सिंक्रोनाइज्ड फॉर अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, ठीक है। डिपार्टमेंट और यूनिट्स की सभी एक्टिविटीज़ को क्या करना, सिंक्रो करना, किस लिए, जो जिससे आप ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कर सकें, राइट। देखिए आगे, ये एक बाइंडिंग फोर्स है, बाइंडिंग मतलब आपस में बाउंड कराना, ठीक है, इंडिविजुअल्स एफर्ट्स फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ वही कि सबको बाउंड करना, एक यूनिट बना देना कि वो क्या करें, उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करें। ये लिंक होता है डिफरेंट फंक्शंस के बीच में। जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बीच में भी लिंक का काम करता है कोऑर्डिनेशन। इट इज़ फाउंड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स आपको बताए हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल, इन तीनों लेवल्स पर भी ये मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल पर आपके पास कोऑर्डिनेशन मिलेगा, नो। जब तक हर लेवल पर, हर फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आप ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं, देखिए, सबसे पहले आता है इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल्स वर्क एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट, वही
इंडिविजुअल्स को इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, ठीक है, ताकि गोल्स जो गोल्स हैं वो कॉमन हो सके ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। आगे एक बैलेंस बनाना किस किस के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के बीच में, ठीक है, सो एज टू इंश्योर हारमोनी एज अ कॉर्डियल एनवायरनमेंट, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और एक इंडिविजुअल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ में क्या करना, बैलेंस बनाना, जिससे कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स आप कर सकें। नेक्स्ट, प्रॉपर शेड्यूलिंग द एक्टिविटीज़, वही जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपर शेड्यूल करना कि किस वे में आपको उन एक्टिविटीज़ को करना है, जिससे कि आपका जो काम है वो डिले ना हो और किसी एक्टिविटी की रिपीटेशन ना हो सके, ठीक है। यानी कि अगर आप एक्टिविटीज़ का पूरा एक तरीके से शेड्यूल नहीं करोगे तो क्या होगा, कोई एक एक्टिविटी आप 2 बार भी कर जाते हो, 3 बार भी कर जाते हो, इससे क्या होता है, इससे आपके पास टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है, और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का भी मिस यूटिलाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल के एफर्ट्स को, ठीक है, जो कि वो टुवर्ड्स द सेट टारगेट्स एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योर्स यूनिटी, यूनिटी का मतलब कि है जो इंडिविजुअल्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में यूनिटी बनाए रखना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल आप अचीव कर सकें। गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एसेंस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में वो चलता रहता है, ठीक है। दैट इंश्योर द वर्क इज़ परफॉर्म्ड एज अ प्लान टारगेट, कि जो वर्क है वो एक प्लान टारगेट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। परवेड्स एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे होता है, चाहे वो आपका टॉप लेवल है, चाहे मिडल लेवल है, और चाहे वो आपका लोअर लेवल है, ठीक है। आगे आता है इन्वॉल्व्स मैनेजर, ठीक है। इन्वॉल्व्स मैनेजर यानी कि कोऑर्डिनेशन एक एक्टिविटी है जो मैनेजर्स को भी इन्वॉल्व करती है ऑल लेवल्स पे। टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इंश्योर करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर को। मिडल लेवल जो मैनेजर्स हैं वो क्या इंश्योर करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि जो टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो इकट्ठा वर्क कर रहे हैं, और जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स हैं वो क्या परफॉर्म करेंगे, वो ये इंश्योर करेंगे कि जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू प्लान टारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इम्प्लाइज डेलिब्रेट एक्शन, मैनेजर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन करते हैं डेलिब्रेटली, जिससे कि एक डायरेक्शन मिल सके टू द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स जो भी एफर्ट्स करते हैं उनको एक डायरेक्शन मिल सके, ठीक है, राइट। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस है मैनेजमेंट का, ये बहुत बार आता है। कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस है, एक फंक्शन है, एक लेवल है, अ पार्ट है। तो आपको क्या करना है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको बताने हैं, ठीक है। हार्मोनाइज्ड गोल्स, जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, पर्सनल गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और ओवरऑल जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, उन दोनों को सिंक्रो आपस में जोड़ देता है। अलॉटेड वर्क, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है किस में, जो आपने वर्क अलॉट किए हैं, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेट्स द ओपिनियन एंड थॉट्स ऑफ वेरियस स्पेशलिस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एज टू अवॉइड डाइवर्जन एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि वो क्या करता है, उन वर्क्स को इंटीग्रेट करता है जिससे कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिविजन्स, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वेरियस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, तो इन सब में
क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ज़रूर होता है, कोऑर्डिनेशन की नीड होती है उन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जिससे कि सभी एक्टिविटीज़ में वो इंटीग्रेशन कर सकें ताकि आप गोल्स को अचीव कर सको। क्लियर? क्लियर? ठीक है। आगे देख, ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट पढ़ा है पूरा। ठीक है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस, डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा है लेवल्स हो गए, और लास्ट में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आपको कल कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी एमसीक्यूज़ की। ठीक है, आप डेली की डेली वीडियोस को देखते रहें, और एक बार वीडियो अच्छे से देखें, और फिर टॉपिक अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एचटेट के लिए आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अच्छे से करोगे तो कोई भी आपका एचटेट क्लियर होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि एचटेट में 60 मार्क्स का आपके पास सिलेबस आता है, सब्जेक्ट आता है। 60 मार्क्स में से आप ये कोशिश कीजिएगा कि 45 to 50 मार्क्स आप स्कोर कर सके। ठीक है, जिससे कि आपको फिर कॉमन पोर्शन में कितने मार्क्स लेने हैं, 40 मार्क्स लेने होंगे। 45 कॉमन में लीजिए, 45 आप सब्जेक्ट में लीजिए, तो ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। राइट? क्लियर? ठीक है, होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए। एचटेट आने से पहले आपका सिलेबस हम ऐसे ही वीडियोस में कवर करा देंगे, पूरा एचटेट का पूरा सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट का है। क्लियर? ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।